गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बताया था और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में थोड़ा सा मैंने आपको वर्क दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो केमिस्ट्री पार्ट है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन और रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड की डीमेरिट, मैंने कहा था ये आप लिख लीजिएगा, आप केमिस्ट्री में पढ़े हो। हाँ, एक बात और, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की मेरिट और डीमेरिट दोनों लिखना है और थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल जब लिखिएगा तो उसका फिगर भी आपको बनाना है। ठीक, यहाँ तक आप वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, हमको विश्वास है, हमने बताया था आपको। और अब नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। ग्रेट फिजिसिस्ट नील्स बोर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में करेक्शन किया और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में करेक्शन करके एक मॉडिफाइड एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से पढ़ते हैं। यानी बोर साहब का जो एटॉमिक मॉडल है वास्तव में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, पहली बात। दूसरी चीज, बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वह केवल ऐसे एटम के लिए है जिसके एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, यानी ऐसे एलिमेंट जिनके एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन हो उन्हीं के लिए स्पेशली बोर्स एटॉमिक मॉडल है। ऐसे एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उनके लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल नहीं है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल जो आप पढ़े हो उसमें जो कमियां थी उसी कमियों को दुरुस्त करते हुए, मॉडिफाई करते हुए बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड का मॉडिफाइड एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं या बोर्स एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। बोर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में जो मेन चीजें बताई उसमें सबसे पहली बात बताई बोर साहब ने कि एवरी एटम कंसिस्ट ए न्यूक्लियस एट सेंट्रल पार्ट एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम revolving around nucleus on circular path without any loss of energy। यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल का पहला पॉइंट है कि हर एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के किनारे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर बिना एनर्जी लॉस किए रिवॉल्व करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस नहीं होती है। ये रदरफोर्ड का पहला पॉइंट है, बोर साहब का पहला पॉइंट। बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बोर ने ये बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं दरअसल वो ऑर्बिट एनर्जी लेवल्स हैं और हर एनर्जी लेवल यानी हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है, इसीलिए उन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल कहा गया। फिर समझिए, बोर साहब ने अपने सेकंड पास्टुलेट में, अपने सेकंड पॉइंट में जो दूसरी बात बताई वो ये बताई कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वास्तव में वो ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल है, क्योंकि हर ऑर्बिट की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी होती है, इसीलिए उन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल कहा गया और उन एनर्जी लेवल्स के नाम K, L, M, N, O इस तरह से बोर ने रखा। यानी इसको फिगरली समझिए कि मान लीजिए ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, इन्हीं ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल कहते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है। फर्स्ट एनर्जी लेवल को K से
सेकेंड को L, थर्ड को M, फोर्थ को N, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। ये पहली ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 1, ये दूसरी ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 2, ये तीसरी है n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो बोर का सेकंड पॉइंट यही रहा कि जितने भी ये ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वास्तव में वो एनर्जी लेवल्स हैं और सभी की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी होती है, इसीलिए इनको एनर्जी लेवल कहा गया। और इन एनर्जी लेवल्स के नाम रख दिए गए के, एल, एम, एन। यानी पहला सेल या पहली ऑर्बिट जो है उसे के सेल कहते हैं, दूसरी ऑर्बिट या दूसरे सेल को एल सेल, तीसरी ऑर्बिट, तीसरा सेल, तीसरी एनर्जी लेवल जो भी आप कहिए उसको एम कहते हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक। बोर ने जो अभी हमने बताया कि बोर साहब ने बताया कि जितने भी ऑर्बिट हैं सबकी अपनी फिक्स एनर्जी होती है, इसीलिए इनको एनर्जी लेवल कहते हैं। तो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है ये निकालने के लिए बोर साहब ने फार्मूला दिया कि द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमने आपको साफ साफ बताया कि बोर साहब का जो एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है, यानी जिसके एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन हो उन्हीं के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल है, बाकी के लिए नहीं है। तो यदि हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट की एनर्जी आपसे पूछी जाए तो उसका फार्मूला होता है -RHc/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या यदि कोई एलिमेंट हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक है, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स में आ गया आपका हीलियम प्लस, लिथियम +2 एक्सेट्रा। इस तरह का यदि हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट की एनर्जी पूछोगे तो -RHc/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यदि हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो उसके nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है -RHc, यहाँ Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां Z उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। यानी यदि आपको हीलियम प्लस के nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी हो तो यहाँ हीलियम का एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा। यदि लिथियम +2 का के nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी हो तो यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा। इसको थोड़ा और यदि आप मॉडिफाइड करना चाहें, फॉर हाइड्रोजन एटम यही फार्मूला थोड़ा सॉल्व करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें हमने किया क्या है कि R रिडबर्ग कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इन तीनों की हमने वैल्यू रख दी है, तो इन तीनों की वैल्यू रख देने पाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। अब इससे ये आसान हो गया कि यदि आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम के 6 ऑर्बिट की एनर्जी बताइए तो केवल यहाँ 6 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, इजीली आ जाएगा। ठीक है। ये जो वैल्यू है वो RHc की है, तो उसी तरह से यदि हाइड्रोजन लाइक एटम की भी एनर्जी निकालनी हो तो -RHc की वैल्यू की RHc की जगह क्या रख दोगे? 13.6 रख देंगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन एटम के किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी निकल जाएगी, और इस फार्मूले से हाइड्रोजन लाइक एटम के किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी निकल जाएगी। बस न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ध्यान देना कि RHc तीनों की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। तो आप इतना याद कर लोगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल के चौथे पॉइंट में ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम, यानी इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर
एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के 7वें ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम 7h/2π होगा। कोई इलेक्ट्रॉन यदि हाइड्रोजन एटम के तीसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम 3h/2π होगा, n की जगह रख देंगे। अब आप जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr, तो mvr = NH/2π। ये बोर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल के चौथे पॉइंट में बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी जगह आप 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो यहीं n की जगह 5 रख दीजिए और h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए। 5th ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। ठीक है। बोर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल के 5वें पॉइंट में बताया, तो यहां पर चौथे पॉइंट में लिख देना कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी हाइड्रोजन परमाणु के किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का चौथा पॉइंट। बोर्स एटॉमिक मॉडल के 5वें पॉइंट में बोर साहब ने ये बताया कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और इसके अराउंड हम 2 एनर्जी लेवल लेते हैं, एक n1 एक n2। जो n1 वाला एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी है E1 और जो n2 एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी है E2। मतलब कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमना चाह रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। यदि कोई इलेक्ट्रॉन n2th ऑर्बिट में घूमना चाह रहा है या इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी, क्योंकि हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स एनर्जी होती है और किसी भी ऑर्बिट में उसी इलेक्ट्रॉन को घूमने का परमिशन दिया जाएगा जिसके पास उस एनर्जी लेवल के बराबर एनर्जी हो। यानी यदि n1 ऑर्बिट की एनर्जी E1 है तो n1 ऑर्बिट में उसी इलेक्ट्रॉन को घूमने का परमिशन मिलेगा जिसकी एनर्जी E1 हो, और इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी E2 हो। बोर साहब ने बताया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है तो उसे एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, और कोई इलेक्ट्रॉन यदि हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में आना चाहता है तो उसे एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी। यानी यदि किसी इलेक्ट्रॉन का, इसको ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, चाहे लोअर से हायर या हायर से लोअर, तो उसे इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। और जब किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में होता है तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या रेडिएट होती है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी रेडिएट होगी। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या रेडिएट हुई, यह दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। जैसे मान लो इसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाना चाहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एब्जॉर्ब करेगा, तब इसके बराबर एनर्जी होगी, तब इसमें आएगा। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाना चाहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अपनी निकालनी पड़ेगी, तब इसके बराबर होगी, तब इसमें जाएगा। तो कुल मिला के ये कहने का कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर या हायर से लोअर में जा रहा है तो या तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या रेडिएट करनी पड़ेगी।
ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएट हो रही है यह इन दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। दूसरी चीज बोर्ड ने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन का कोई किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में हो रहा है तो ट्रांजिशन के दौरान एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या रेडिएट होगी। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब या रेडिएट करता है वह कॉन्टिन्यूअस एनर्जी नहीं है, वह डिस्क्रीट एनर्जी है, वह छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ये एब्जॉर्प्शन या रेडिएशन होता है। बोर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि जब किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में होता है तो ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएट होती है वह कॉन्टिन्यूअस एनर्जी नहीं है, बल्कि वह रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में होता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं, और एक फोटॉन की एनर्जी होती है h। तो मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n1 और n2 ऑर्बिट में हो रहा है, तो यदि इसमें से इसमें हो रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यदि इसमें से इसमें हो रहा है तो एनर्जी रेडिएट होगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या रेडिएट्स बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ट्रांजिशन between n1 and n2 ऑर्बिट, यानी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n1 और n2 ऑर्बिट के बीच हो रहा है। इलेक्ट्रॉन चाहे इसमें से इसमें जा रहा है चाहे इसमें से इसमें जा रहा है। इस ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएट होगी उसकी वैल्यू मैंने बताया E2 माइनस E1 हो। हमने कहा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक एनर्जी लेवल से दूसरे में होता है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएट होती है उसकी वैल्यू इन्हीं दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। तो यानी एब्जॉर्ब या रेडिएट एनर्जी हो गई E2 माइनस E1। और चूंकि ये एब्जॉर्प्शन या रेडिएशन कॉन्टिन्यूअस एनर्जी के फॉर्म में नहीं होता है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है जिनको फोटॉन कहते हैं, इसलिए ये एब्जॉर्ब या रेडिएट एनर्जी हो जाएगी h। या चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब चूंकि E2 एनर्जी है n2 ऑर्बिट की, तो अभी मैंने बताया है कि किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी होती है माइनस RHc अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि आप n2 ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो n की जगह n2 रख दीजिए, और n2 ऑर्बिट की एनर्जी को E2 से लिखा गया, इसलिए जब भी E2 निकालना है तो n की जगह n2 रखिए। तो E2 निकालना है किसी फार्मूले में n की जगह n2 रखिए, तो माइनस RHc अपॉन n2 स्क्वायर माइनस E1, चूंकि E1 एनर्जी है nth ऑर्बिट की, इसलिए E1 निकालना है तो n1 रख दीजिए, तो माइनस RHc अपॉन n1 स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा माइनस RHc अपॉन n2 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस RHc अपॉन n1 स्क्वायर। अब यहाँ RHc कॉमन हो जाएगा तो पहले प्लस वाला रखिए, तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और h को आप लिख सकते हो hc बाई लैम्डा, यानी hc बाई लैम्डा। तो hc से ये hc कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पांचवें ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट में हो रहा है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 5th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट में हो रहा है। तो इस ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी रेडिएट होगी उसका वेवलेंथ बताइए। ठीक, तो चूंकि ट्रांजिशन 5वें से चौथे में हो रहा है तो n2 की जगह 5 रख देंगे, n1 की जगह 4 रख देंगे।
और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी रहती है, तो जो एनर्जी रेडिएट होगी उसका वेवलेंथ निकल जाएगा। तो इस पर एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक, कभी कभी पूछ देता है कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हो रहा है, तो रेडिएटेड इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बताइए, अरे रेडिएटेड एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बताइए। तो आप क्या कीजिए, अभी यहाँ hc/λ की जगह h न्यू रख देगा। ठीक है, तो यहाँ hc/λ की जगह यदि h न्यू रख दे तो h न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा RHc 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इस h से h कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू इज इक्वल टू RC 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं और इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 7th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन 7 से 3rd ऑर्बिट में आ रहा है तो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसका वेवलेंथ भी बताइए, फ्रीक्वेंसी भी बताइए। तो वेवलेंथ इससे निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी इससे निकल जाएगी। बस यहाँ पर 7 रख दीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ 7 रख दीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू वेलोसिटी अप्लाई कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो इस तरह किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यदि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में हो रहा है, तो इस ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या जो एनर्जी रेडिएट हुई उसका वेवलेंथ पूछा जाए तो इससे, फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो इससे। ठीक, और यदि बोर्स एटॉमिक मॉडल लिखने के लिए पूरा आ जाए तो जितने भी पॉइंट्स हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में बताए हैं वो सारा पॉइंट सीक्वेंशियली लिख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, बोर्स थियरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। बोर्स थियरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम में हाइड्रोजन भी हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम +2 हो गया, एटसेट्रा, इनके लिए तो बोर्स थियरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। अब देखिए बोर थियरी क्या कहती है। मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम का न्यूक्लियस है, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze। जैसे मान लीजिए जहां Z एटॉमिक नंबर है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सोडियम के न्यूक्लियस पे चार्ज बताइए, तो यहाँ सोडियम का एटॉमिक नंबर Z11 रख दीजिए और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 रख दीजिए, तो सोडियम के न्यूक्लियस पे चार्ज निकल जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस पे चार्ज पूछता है, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज पूछता है तो प्लस Za बताइए, जहां Z उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है और E की वैल्यू आप जानते हैं। तो मान लीजिए हाइड्रोजन लाइक एटम का ये न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज है प्लस Za, और इस न्यूक्लियस के अराउंड ये हमने nth ऑर्बिट ले लिया, ये nth ऑर्बिट है, इस nth ऑर्बिट की रेडियस हमने Rn मान ली, और इस nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिस पे चार्ज -1 है, -1 यूनिट, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी Vn है, और इलेक्ट्रॉन इसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, बोर ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि किसी एटम के nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर होगा। ये बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। यानी ये हाइड्रोजन लाइक एटम की nth ऑर्बिट है, और इस nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन Vn स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब इसका मोशन सर्कुलर हो गया। और आप जानते हो कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन को या न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को कोई पूछे कहां से मिलता है तो बता दीजिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। यानी पहला पॉइंट कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस provides centripetal force to electron। यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी अट्रैक्शन फोर्स है यही इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगी। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, कई एग्जाम्पल इस तरह के पढ़े हो। तो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल चूंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, लेकिन चूंकि वेलोसिटी vn है nth ऑर्बिट की तो vn लिख देंगे, nth ऑर्बिट की रेडियस rn है तो rn लिख देंगे। इज इक्वल टू आप दो चार्ज पार्टिकल के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब लॉ से जानते हो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो Q1 हो गया ZE और Q2 हो गया E अपॉन r स्क्वायर मीन्स Rn स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया mvn स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 Rn। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो बोर्स ने अपनी थियरी में पहली बात बताई कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन लाइक एटम के nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर तो उसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगी। तो यहाँ पर मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रख के सॉल्व कर दिया, एक इक्वेशन आ गया। दूसरा पॉइंट, बोर ने अपनी थियरी में बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvn rn इज इक्वल टू nh/2π, क्योंकि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vn है और रेडियस rn है, ये हो जाएगा। ये दो इक्वेशन आपको मिलेगी, इन दो इक्वेशन को याद रखिए, सारे कैलकुलेशन इन्हीं दो इक्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ए और एक इक्वेशन बी। ठीक, अब हम इलेक्ट्रॉन के एक एक चीज एक एक वेरिएबल्स एक एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग निकालें कि किसी भी ऑर्बिट की रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। अब किसी भी ऑर्बिट की रेडियस पहले हम लोग निकालें कि हाइड्रोजन लाइक कोई भी एटम हो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो किसी भी नंबर के ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट, दूसरे, तीसरे, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस पूछी जाए कैसे निकालेंगे। देखिए, रेडियस निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि इक्वेशन ए में इक्वेशन बी के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन ए में इक्वेशन बी के स्क्वायर से डिवाइड, यानी इक्वेशन ए ऊपर रखना है और इक्वेशन बी का स्क्वायर करना है, नीचे रखना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड किया जाए तो इक्वेशन ए का लेफ्ट हैंड साइड है
एम वी एन स्क्वायर, और इसका लेफ्ट हैंड साइड है एम वी एन आर एन, इसका स्क्वायर करना है तो एम स्क्वायर वी एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड है जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। आई इसको डिवाइड करना स्क्वायर करके, तो स्क्वायर करोगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इस आर एन से आर एन स्क्वायर कट जाएगा, वी एन स्क्वायर से वी एन, एम से एम, तो यहाँ पर बच गया 1 अपॉन एम आर एन इज इक्वल टू इस पाई स्क्वायर से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये हो गया आपका जेड ई स्क्वायर पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, या एम आर एन इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई, या आर एन इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम जेड ई स्क्वायर, ठीक। तो ये जो आपको फार्मूला मिला, इसके हेल्प से हाइड्रोजन लाइक एटम के किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाली जा सकती है, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, लेकिन याद रखना ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है। यदि यही फार्मूला हाइड्रोजन के लिए लिखना स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए यदि न्यूमेरिकल आता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो Z की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर पाई। ये हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट की रेडियस हो गई, और ये हाइड्रोजन लाइक एटम के nth ऑर्बिट की रेडियस हो गई। क्लियर। अब देखिए हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन लाइक ने हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को बोहर्स रेडियस कहते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में ये नहीं कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सीधे कह देता फाइंड द बोर्स रेडियस। तो ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को ही बोर्स रेडियस कहते हैं। तो अब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, तो एन की जगह 1 रख दीजिए इसी में, तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी तो यहां भी एन की जगह 1 रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर पाई। अब इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की रख लेना, प्लैंक कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पाई, सब रख के सॉल्व कर लेना और देख लेना ये कितने एंगस्ट्रॉम आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद 0.53 एंगस्ट्रॉम आता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को बोर्स रेडियस, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। इस फार्मूला में जरा दूसरा पॉइंट देखने लायक है कि रेडियस और एन के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, यानी R इज एन स्क्वायर, तो यहां से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। इस पर एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी एटम, हाइड्रोजन हो चाहे हाइड्रोजन लाइक हो, किसी, ये हाइड्रोजन के लिए भी हाइड्रोजन लाइक के लिए भी, किसी एटम के 6वें ऑर्बिट की रेडियस इतनी है, तो चौथे ऑर्बिट की रेडियस बताइए। 5वें ऑर्बिट की रेडियस इतनी है, तो तीसरे ऑर्बिट की रेडियस बताइए। ऐसे जितने सवाल है सब इसी से लगे, ठीक। तो इस तरह से ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स निकल गया और बड़े आसानी से इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से निकल गया। अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फार्मूला एक जगह कहीं लिख दिया जाए, रेडियस का
एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर m z e स्क्वायर पाई। ठीक, अब दूसरी हेडिंग लिखिए, अब दूसरी हेडिंग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकल गई, अब किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली जाए। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कीजिए, इक्वेशन ए में बी से सीधा डिवाइड कर दीजिए। यदि वेलोसिटी निकालना है तो इक्वेशन ए में बी से सीधा डिवाइड कर दीजिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड किया जाए, तो एम वी एन स्क्वायर अपॉन इसका लेफ्ट हैंड साइड है एम वी एन आर एन इज इक्वल टू, अब राइट साइड में चलिए तो इसकी राइट साइड है जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। और जब इसमें इसको डिवाइड करोगे तो ये नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन एन एच। अब इस 2 पाई से ये 4 पाई दो बार में कैंसिल हो गया, इस आर एन से आर एन कैंसिल हो गया, मास से मास हो गया, वेलोसिटी स्क्वायर से वेलोसिटी। अब यहां पर बच गया वी एन इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ये किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम, ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम में कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी निकाली जा सकती है। जैसे 10वें ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो n की जगह 10 रख दीजिए, तो 10वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकल जाएगी। तो वेलोसिटी का भी फार्मूला जरा लिख लिया जाए, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक, अब यही फार्मूला यदि आप हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे, ये स्पेशली हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, लेकिन यही फार्मूला फॉर हाइड्रोजन यदि लिखेंगे तो आप जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो Z की जगह 1 रख देंगे बस, तो फार्मूला हाइड्रोजन के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो भी फार्मूला डिराइव हो रहे हैं ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए डिराइव हो रहा है, लेकिन यदि इन फार्मूले का यूज आप हाइड्रोजन एटम के लिए करना चाहते हो तो बस Z की जगह 1 रख दीजिए। ठीक, अब यहां एक चीज देखें, तो इस फार्मूले से हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकल जाएगी। जैसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम के चौथे ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताइए, तो यही n की जगह 4 रख देना, बाकी सारे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसी को बोर्स वेलोसिटी कहते हैं। ये दो टर्म याद रखिएगा, बोर्स रेडियस और बोर्स वेलोसिटी। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को बोर्स रेडियस और हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बोर वेलोसिटी कहते हैं। यानी बोर वेलोसिटी निकालनी है तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना है तो n की जगह 1 रख दीजिए। ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h। इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज एप्सिलॉन नॉट और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, ये जो भी आएगा v1 इसी को बोर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, अगली चीज जरा देखिए, वेलोसिटी और n के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, यानी इलेक्ट्रॉन जितनी ही बड़े ऑर्बिट में जाएगा
उसकी स्पीड उतनी कम होती जाएगी, और जितना ही छोटे ऑर्बिट यानी न्यूक्लियस के नजदीक आएगा उसकी स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी। यानी v और n के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा v1/v2 = n2/n1। तो इस पर भी आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि यदि पांचवें ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है तो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताइए। तो इससे निकल जाएगा और यहाँ से बोर वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक, इसके बाद एक छोटी चीज इसमें और पूछता है, फाइंड स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइंड स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो यदि आपको डेफिनेशन लिखने को है फाइंड स्ट्रक्चर कांस्टेंट का, तो लिख दीजिए कि द रेशियो ऑफ बोर्स वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ बोर्स वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड फाइंड स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो बोर वेलोसिटी को हमने v1 से लिखा है और वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से लिखते हैं। इनकी वैल्यू रख के बोर वेलोसिटी यहां से जो आएगी उसकी वैल्यू रख लेना, और वेलोसिटी ऑफ लाइट आप जानते ही हो शायद 137 आता है फाइंड स्ट्रक्चर कांस्टेंट में। ठीक, और यदि डेफिनेशन आता है कि डिफाइन फाइंड स्ट्रक्चर कांस्टेंट, तो बोल दीजिए कि द रेशियो ऑफ बोर वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड फाइंड स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने हाइड्रोजन लाइक एटम की किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालना सीखी और किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए तीसरा कि इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड को आप यहां लिख देंगे कि द टाइम पीरियड of electron in nth orbit of hydrogen like atom will be। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आप जानते हैं 2π/ओमेगा, और ओमेगा आप जानते हो फर्स्ट में पढ़े v = r ओमेगा, तो ओमेगा = v/r, तो vn/rn, rn ऊपर चला जाएगा। अब जो रेडियस की वैल्यू निकाले हो, ये nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड है। अब 2π रेडियस, nth ऑर्बिट की रेडियस आप निकाले हैं ε0n² अपॉन mz² पाई अपॉन nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फार्मूला हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अभी डिराइव किए हैं, तो ये है Ze² अपॉन 2ε0nh। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड निकल जाएगा। चौथा, यदि इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो nth ऑर्बिट हाइड्रोजन लाइक एटम के nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की यदि फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप टाइम पीरियड का उल्टा कर दीजिए। तो जो यहाँ पर सॉल्व करने का टाइम पीरियड आएगा उसी का रिवर्स कर दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। ठीक, फिफ्थ पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखिए तो यहाँ कायदे से लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे कैसे, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो चूंकि nth ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी भी nth ऑर्बिट की लेंगे। अब आप अभी वेलोसिटी का फार्मूला पढ़े हो, Ze² अपॉन 2ε0nh, ये vn का फार्मूला अभी डिराइव किया गया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ½ m
जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, और आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्लस में ही होती है। यदि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो फिर यहां लिखेंगे ऐसे ही कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो न्यूक्लियस भी एक चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। तो दो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है दो चार्ज पार्टिकल से बने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R। यदि ये वैल्यू हम रख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज Ze प्लस Ze, और Q2 मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई अपॉन रेडियस Rn। तो ये हो गया माइनस Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ Rn nth ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू रखिए, तो Rn की वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m Ze स्क्वायर पाई। ठीक, अब ये पूरा ऊपर चला जाएगा तो माइनस Ze स्क्वायर इंटू m Ze स्क्वायर पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा z और z स्क्वायर और m, यानी m z स्क्वायर ई स्क्वायर और ई स्क्वायर ई टू दी पावर 4, और इस पाई से तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। इस फार्मूले से nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी और इससे nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। अब यदि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी पूछी जाए पॉइंट नंबर 7, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एनर्जी या मैकेनिकल जो भी कहिए ऑफ इलेक्ट्रॉन तो टोटल एनर्जी यानी था, फिर वही लैंग्वेज यहां लिखेंगे द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो टोटल एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आई थी mz स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आई है mz स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यदि इनको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा mz स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1/8 माइनस 1/4, तो एलसीएम हो जाएगा 8 और 1 माइनस माइनस 1 यानी माइनस mz स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने किसी हाइड्रोजन लाइक एटम के nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम के nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी पूछी जाए तो इसी से निकलेगा। और यदि यही फार्मूला
हाइड्रोजन के लिए लिखना हो स्पेशली तो इसमें Z की जगह बस 1 रख दीजिएगा, यही फार्मूला हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। अब आप यहां पर दो बात समझ लो। पहला, टोटल एनर्जी नेगेटिव आई है, तो यहां पहला पॉइंट लिख लेना कि द नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन ए रीजन या बाउंड इन ऑर्बिट। किसी की भी यदि टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब वो किसी ऑर्बिट में बंधा हुआ है। जैसे हम लोग अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें, हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, तो हम लोग की भी टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी। इसका मतलब हम लोग भी एक ऑर्बिट से बंधे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का नेगेटिव आना ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन भी किसी ऑर्बिट में बाउंड है, बंधा हुआ है। दूसरी चीज, एनर्जी और n के बीच रिलेशन देखेंगे तो ये हो गया, यानी यहां से E1 अपान E2 इज इक्वल टू N2 अपान N1 का होल स्क्वायर। तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के 6 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इतनी है, तो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बताइए, इस फार्मूले से लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें निकाल दी गई। ये सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और इन पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखें, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन लाइक एटम का न्यूक्लियस है और ये दो ऑर्बिट है, ये N1 ये N2, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, और ये हाइड्रोजन लाइक एटम। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन N1 ऑर्बिट से N2 ऑर्बिट में या N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में जा रहा है। तो आपको अभी हमने बताया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाएगा तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रेडिएट होगी। ये एब्जॉर्ब या रेडिएट एनर्जी दोनों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है, यानी द एब्जॉर्ब या रेडिएट्स एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 और ये हो जाएगा H नहीं। ठीक, अब E2 चूंकि एनर्जी है N2 ऑर्बिट की, तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फार्मूला बताया है mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो E2 निकालनी है तो n की जगह N2 रखना पड़ेगा। इसी में n की जगह N2 रख दीजिए तो E2 निकल जाएगा, क्योंकि E2 एनर्जी N2 ऑर्बिट की है। ये हो गया माइनस mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस E1 निकालना है। तो E1 चूंकि एनर्जी N1 ऑर्बिट की है, इसलिए E1 निकालना है तो n की जगह N1 रख दीजिए इसी में। तो ये हो जाएगा mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम पहले लिख ले रहे हैं mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N2 स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, बचेगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, और h न्यू की जगह ये h न्यू चलता चला आएगा, h न्यू की जगह h बाई लैम्डा रख सकते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1 बाई h को इधर भेज दीजिए, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, और ये हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, या 1/λ इज इक्वल टू इसको आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ले सकते हैं। जहां हमने ये आर इसकी जगह यम ई टू दी पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, आर को ही रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, और इन सब की वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि रिडबर्ग कांस्टेंट का एप्लीकेशंस क्या है, यूज क्या है। ठीक, तो रिडबर्ग कांस्टेंट का बुक से 2-3 एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, जैसे ट्रांजिशन के दौरान इलेक्ट्रॉन द्वारा रेडिएटेड या एब्जॉर्ब एनर्जी का वेवलेंथ निकालने के लिए भी रिडबर्ग कांस्टेंट का यूज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए भी रिडबर्ग कांस्टेंट का यूज होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट का यूज होता है। यही 2-3 यूज आप रिडबर्ग कांस्टेंट का लिख लीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर में छोटी छोटी 2 बातें बची जो आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंट, तो ये सारा सीरीज आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, वही लिख लीजिएगा। और चाहे लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंट सीरीज, इन सब का मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ और कौन सी सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन किस रीजन में होती है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो सारे सीरीज लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंट, उन सीरीज का फार्मूला, उनका मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ और किसकी लाइनें स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में पड़ती हैं, इंफ्रारेड में होती हैं कि अल्ट्रावायलेट में होती हैं कि विजिबल में होती हैं, इसको लिख लीजिएगा। फिर आप केमिस्ट्री में पढ़े हो बोर्स एटॉमिक मॉडल की फेल्योरिटी यानी डीमेरिट्स, उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल की डीमेरिट लिख लीजिएगा। और एक हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम बना लीजिएगा, जो भी आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, बुक में भी दिया है, बहुत सिंपल है, उसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।